गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री के जो 10th सिलेबस के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टॉपिक पढ़ेंगे। जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक है वो है तो आसान से, मगर 10th बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग इस चैप्टर को 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज की जो इंट्रोडक्शन क्लासेस है लेक्चर नंबर 1 में जो पहला लेक्चर है हमारे, इसमें हम लोग ये सारे पॉइंट जो 7 पॉइंट होता है इसको हमें डिस्कस करेंगे। फिर लेक्चर 2 में हम कार्बन कंपाउंड्स के जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसको हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन्स होगा या एलोट्रोपी की नेचर ऑफ कार्बन होगा, वो सेकेंड वीडियो में करेंगे। चलिए, पहला वीडियो जो होता है ये होता है पोजीशन ऑफ कार्बन। बट पोजीशन ऑफ कार्बन, सेकेंड में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एंड थर्ड नंबर पार्ट में वैलेंसी ऑफ कार्बन, एंड लास्ट में लिखा गया कि वर्सटाइल नेचर। यानी यहाँ पर वैलेंसी एंड वर्सटाइल नेचर को एक तरीका से पढ़ाएंगे। तो यही टॉपिक को जब पढ़ेंगे हमें, तो हम लेते हैं दूसरा पेज। पहला टॉपिक की पहला नाम था 1 नंबर या आई पार्ट में जो टॉपिक था, इसमें से आई पार्ट के अंदर में हम लोगों या फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ कार्बन। पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन के पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे सबसे पहले हमें ये क्लियर करेंगे, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पहले पता लगाएंगे कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर में कौन से पोजीशन पे है। तो हमें जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में एक 14th ग्रुप होता है। 14th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, जिस ग्रुप के अंदर में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, कार्बन सिलिकॉन, जर्मानियम होता है, टीन होता है एंड लेड होता है। तो ऐसे करके जो 5 एलिमेंट होते हैं, छठा एलिमेंट भी आ गया है मगर वो जनरली यूजेस में नहीं होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है, वो यूज नहीं होता। ओके, तो अभी ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन एंड लेड होता है, उनमें से हम पहले पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के बारे में। कार्बन, अभी ये जो कार्बन कंपाउंड के बारे में बोला गया है कि कार्बन कहाँ पर है, पोजीशन यानी कार्बन कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें जरूर लिखेंगे 2 लाइनें ना। कार्बन इज सिचुएटेड, अब लिखो कार्बन इज सिचुएटेड, कार्बन इज सिचुएटेड इन 14th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। आपके पीरियड की टेबल के अंदर में सेकेंड पीरियड से जाओगे। जैसे कि हमें ये कहेंगे, ये जो इनका जो लाइन होता है ना, ये कार्बन का, ये सेकेंड पीरियड है, ये 14th ग्रुप है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो जगह कार्बन का होगा। ये सेकेंड पीरियड जा रहा है। पीरियड जो होता है ना, हमें लेफ्ट से राइट तक जाते हैं एलिमेंट को गिन गिन के, वो पूरा जो रो होता है वो पीरियड है। जो ऊपर से नीचे तक 1 2 3 करके ये ऐसे होते हैं ग्रुप, ऐसे होते हैं ग्रुप्स। पीरियड के टेबल में टोटल जो है 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है एंड 7 पीरियड होता है। उनमें से कार्बन का जो पोजीशन होता है वो सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप के अंदर में है। अगर सेकेंड पीरियड से हमें आएंगे, 14th ग्रुप में भी आएंगे, जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही जगह कार्बन की पोजीशन होता है। ठीक है, बाकी ये कार्बन जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। शायद तुम लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा कि जब कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कार्बन का पोजीशन पता चलता है, ये 11th में सीखते हैं। तो अगर हमें 10th के हिसाब से बात करें कि कार्बन का पोजीशन पता करने के लिए, वैसे पोजीशन क्या है ना, सेकेंड ग्रुप एंड 4th पीरियड में होता है। जैसे 11th में हमें ये टॉपिक को पता करते हैं, वो कहाँ पता करते हैं, कैसे पता करते हैं ना, देखो कैसे होता है ना। ये होता है कार्बन, इसकी एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये होता है 2 और 4। 2 4 का मतलब कार्बन में कितने सेल आया गया, ये पहला सेल में, ये दूसरा सेल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन
एंटर इनटू द सेकंड सेल, इसका मतलब कार्बन सेकंड पीरियड का है और सेकंड सेल का है। देखो 2 और 4 6 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसको 11th में जब जाओगे और हायर क्लासेस में जाओगे तो ये ऐसे होता है 1s2 2s2 2p2। आपको ये समझ नहीं आएगा अगर ए से पी सब सेल होता है, ये 2 और 2 यानी यही होता है सेल। 2 नंबर को सेल बोलते हैं, यानी ये सेकंड सेल, ये होता है पहला सेल। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है। ये भी 2s के पावर 2 2p के पावर 2। इसका मतलब है सेकंड हमारा सेल है एंड sp सब सेल है, इन दोनों में मिलके 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, 2 और 4 देख लो। ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन। सवाल जो पोजीशन वाली बात होती है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में जाता है। कैसे ना, जब 11th के हिसाब से पढ़ोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर में एंटर करता है तो इसको हमें बोलेंगे कि कार्बन पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे, कार्बन का पी ब्लॉक एलिमेंट है, स्टार्टिंग होता है सेकंड सेल से। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे 10th के हिसाब से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंड सेकंड जो सेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन कार्बन के पास इतना इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कार्बन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 उसके सेकंड सेल में रख पाता है, क्योंकि पहला सेल अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो ये 4 एंड 2 मिलकर 6 हो रहा है। तो इस तरीका से कार्बन का पोजीशन अगर हमें समझेंगे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है एंड कार्बन सेकंड पीरियड एंड 14th ग्रुप के पोजीशन में रहता है। तो यही है कार्बन की पोजीशन। इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि कार्बन का पोजीशन क्या है एंड हम कार्बन कंपाउंड को क्यों पढ़ने जाएंगे। पोजीशन जब कार्बन का क्लियर हो गया, तब हमें क्या करेंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कार्बन का पोजीशन हमने बताया, अब हमें ये दोनों थर्ड एंड सेकंड वाला ये जो लिखा हुआ सेकंड एंड थर्ड जो होता है, इसको एक साथ पढ़ेंगे। एक्चुअली एक ही पॉइंट है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या हम पढ़ेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये एक ही चीज़ है। ये चीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो जाएंगे इसके पास, नेक्स्ट पेज को मैं जा रहा हूँ। तो क्या लिखा गया है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बताऊंगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड वर्सटाइल नेचर, ये दोनों एक साथ रहेगा। वर्सटाइल नेचर क्या मतलब इसका है, इसको हमें देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क में। वैलेंसी ऑफ कार्बन, बेटा वैलेंसी क्या होता है ना, हम लोग पहले पढ़े हैं 9th 10th के हिसाब से। वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कि द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता है। कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, कंबाइंड कैपेसिटी। लेकिन ये एग्जैक्टली हमें सही एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं हम। एक्चुअली वैलेंसी का डेफिनेशन होता है, जो एलिमेंट है जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका वैलेंसी उतना प्लस, जो एलिमेंट है जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका वैलेंसी उतना माइनस, एंड जो एलिमेंट है जितना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं या किसी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है उसको भी बोलते हैं वैलेंसी। तो मैंने इसको अगर इंग्लिश में कहूँगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द एटम्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द 2 एटम्स इज नोन एज ए वैलेंसी। अगर मैं इस बात को लिखूंगा, थोड़ा अगर आप लिख नहीं पाए हैं, मैं यही बात को क्लियर करूंगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन accepted comma number of electron removed और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स
2 atoms is called वैलेंसी। उसको हमें क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वैलेंसी एक्चुअली। अभी हमें कार्बन को कंपेयर करेंगे ना। कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन में, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बच्चों एक चीज याद रखना, जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है, +1 वैलेंसी उसका होता है। जिसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है किसी और को, तो उसका वैलेंसी 2 होता है, +2। जिसका 3 होता है वो भी डोनेट कर देता है, उसका वैलेंसी होता है +3। लेकिन जिसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है देना या मुश्किल होता है लेना। देना एंड लेना मुश्किल होता है। एंड ये देना लेना मुश्किल क्यों होता है? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, इसको हमें थोड़ा चेक करेंगे। अभी यही बात है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसमें से भी लिख दूंगा, क्लियर कर दूंगा। इट इज इम्प्लाई दैट आउटर मोस्ट ऑर्बिटी ऑफ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन। और बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिटी का दूसरा नाम होता है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटी ऑफ द कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने फिर भी लिख देता हूँ, दैट इज वैलेंसी सेल। वैलेंसी ये वाला स्पेलिंग होता है VALENCE। जो चार्ज वाला वैलेंसी होता है वो वही होता है। दैट इज वैलेंसी सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऐसे भी बता दिया, वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। तो ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा या 4 इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें बताने जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको चेक करो। कार्बन कैसे करेगा? कार्बन कोशिश करेगा, तो हमें यही बात को जब हम मेंशन करेंगे, मैंने पेज चेंज कर दूंगा, तो ये जो कार्बन होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हम अभी चेक करते हैं कि कार्बन ये चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके बारे में समझेंगे। कैसे ना, कार्बन को अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कार्बन एक्सेप्ट करा, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 माइनस होता है। -4 माइनस एक ही बात है, तो कार्बन का वैलेंसी -4 होता है। अब सवाल ये है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हियर, अगर कार्बन 4 माइनस होगा तो हमें यहाँ पर लिखेंगे कार्बन 4 माइनस जो आनायन इज अनस्टेबल ड्यू टू, किस लिए अनस्टेबल ना, ड्यू टू पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, यानी कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन था। अच्छा, 6 प्रोटॉन जब था, 6 इलेक्ट्रॉन भी बाहर घूम रहा है। अच्छा, जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो क्या हो गया? अनस्टेबल हुआ ड्यू टू 6 प्रोटॉन inside the nucleus, inside the nucleus, 6 proton inside the nucleus, unable to hold 10 proton। क्या बोला? 6 proton inside the nucleus unable to hold 10 electron फुल स्टॉप लगा दिया। सो C4 माइनस, यानी C4 माइनस इज नॉट स्टेबल
एंड पॉसिबल, हमारी बुक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम कहते हैं। बट हायर क्लास में कई कंपाउंड होते हैं जिसमें सी का 4 माइनस पॉसिबल है, लेकिन ये जो पॉसिबल है वो बहुत अनस्टेबल कंडीशन पे पॉसिबल है, इजी नहीं है। मैं अगर कहूँगा तुम्हारे एज सारे करीबी 15 साल होगा, मैं कहूँगा कि एक नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं, 5 बच्चों को पकड़ के 6 बच्चों को पकड़ के रखो, तो तुम लोग 6 बच्चों को पकड़ोगे स्टेबल रहोगे, या मैं कहूँगा कि और 4 बच्चों को पकड़ के रखो स्टेबल रहोगे? 10 बच्चों को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, उसी तरीक़ा से थोड़ा डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से मान लो ये होता है हमारा कार्बन। अब इस कार्बन आटम के अंदर में ये होता है कार्बन के न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? 6 प्रोटॉन होता है प्लस 6 न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो कार्बन क्या करता है ना, इधर देखो ना, कार्बन यहाँ पर 2 2 2 4 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी 2 और 4 करके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है कार्बन में। अब ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सही से बॉन्ड बना के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा स्टेबल बना के रखता था। लेकिन जब इसके अंदर में और एक्स्ट्रा का मतलब अगर और एक्स्ट्रा कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 4 अगर आ जाएगा, तो इसके अंदर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रेड में लिख रहा हूँ मैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके अंदर में, तो क्या हो जाएगा ना, ये 6 प्रोटॉन पहले 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता था, अब जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये सही से पकड़ नहीं पाएगा। जैसे आप एक बच्चा 6 बच्चों को पकड़ के रखा था, जितना स्टेबल था 10 बच्चों को पकड़ के रखो तो आपका स्टेबिलिटी उतना रहेगा नहीं। एग्जैक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हियर सेम चीज हुआ। 6 प्रोटॉन कितना 10 इलेक्ट्रॉन को सही से पकड़ नहीं रख पाया, तो ये वेरी वेरी अनस्टेबल आनायंस बन गया, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह में पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसीलिए C4 माइनस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट। सेकंड पॉइंट हमें बताने जा रहे हैं कि अगर किसी का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर अगर हम कहेंगे कार्बन को, ये आटम की नंबर 6 था, कार्बन में क्या हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, 4 माइनस कर देंगे इलेक्ट्रॉन को 4 माइनस कर देंगे, दिख नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन को 4 माइनस कर देंगे। कैसे माइनस कर दिया ना, -4 इलेक्ट्रॉन जब ऐसे कर देंगे तो कार्बन के पास क्या बन जाएगा, ये +4 हो जाएगा, +4 कार्बन हो जाएगा +4। देखो +4 भाई साहब, किसी का आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का, अच्छा इलेक्ट्रॉन कभी एक साथ 4 निकलता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम 10th क्लासेस में हो, ये तो कई 11th 12th बच्चों को पता भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि कार्बन से या किसी भी दुनिया में एलिमेंट से एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन कभी निकाल नहीं पाते हैं, एक एक करके निकलेगा। अगर पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में जितना था उतना ही है। अगर मान लो तुमने 10 बच्चों को पकड़ा, या मान लो पहले 6 बच्चों को पकड़ा था, एक निकल गया, बाकी 5 को तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, एक और निकल गया स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा, एक और निकल गया स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। जो चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बच्चा को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तुमसे छूट के निकलने के लिए, क्योंकि तुम तब तक स्टेबल करके बने हुए हो, पकड़ के रखे हो। एग्जैक्टली जो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन था बेटा, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, अब 6 प्रोटॉन उस 5 इलेक्ट्रॉन को सही से पकड़ के रखेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आगे पढ़ोगे कभी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, फिर भी निकल गया। अब जो बचा उसके पास है, उनके पास है 4 इलेक्ट्रॉन बचा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना देना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना वाज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड मैक्सिमम एनर्जी विल बी नीडेड। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये मैं लिखता हूं
removing 4 electron from carbon requires maximum energy, maximum energy. So thermodynamically it is not possible. So thermodynamically it is not possible. It is not possible. ऐसा पॉसिबल नहीं है थर्मोडायनामिकली में। यानी मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कार्बन ना +4 में रहता है ना -4 में रहता है। यहीं पर मैंने अभी तुमको बताया कि ना कार्बन यहाँ पर +4 में भी सही से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड कार्बन -4 में भी सही से एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि -4 में न्यूक्लियस के पास इतना कैपेबल नहीं होगा उसको एनर्जी पकड़ के रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को। एंड जब हमें निकालेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है थर्मोडायनामिकली। तो इस तरीका से हम ये कोशिश करा कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो ना 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ढंग से, ना 4 इलेक्ट्रॉन ढंग से ले पाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो फिर कार्बन क्या करेगा? तो कार्बन क्या करेगा ना, ये कार्बन के पास है तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं Ce नॉट Y। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हैं, 4 होते हैं। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन को किस तरीका से कार्बन शेयरिंग करेगा तो हमें देखेंगे। मान लीजिए ये कार्बन होता है, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट होगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेगा, तीसरा यहाँ रखेगा, चौथा यहाँ रखेगा। कार्बन क्या करेगा, सेम दूसरे कार्बन के साथ हो या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हो, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। कैसे शेयरिंग करेगा जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये होता है कार्बन, सपोज ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्या के इलेक्ट्रॉन आएगा उसको मैंने क्रॉस द्वारा सिंबल कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा सिंबल कर दिया। तो इस तरीका से मान लीजिए ये हाइड्रोजन इधर है, मान लीजिए इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का मतलब तुमने 10 रुपया दे दो, मैं 10 रुपया दूंगा, टोटल हो गया 20 रुपया, तो हम दोनों बोलेंगे कि हमारा 20 रुपया है। एग्जैक्टली कार्बन दिया एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन अपने आप को 2 महसूस कर रहा है, हाइड्रोजन अपने आप को 2 महसूस कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन महसूस कर रहा है कि 8 है। कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करा, कंप्लीट करा। ये बात तो हमें आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। मेरा ये कहना था कि कार्बन ना ले पाता है ना दे पाता है, बल्कि वो शेयरिंग कर पाएगा। शेयरिंग मतलब ना कंप्लीटली देगा ना कंप्लीटली लेगा, तो क्या करेगा, बस शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारे पास है, हेंस कंक्लूजन ये आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है कि कार्बन ओनली able to share its 4 electron to form normal covalent bond। अगर कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन तो फिर ये आयनिक बॉन्ड बनाने लग जाएगा। कार्बन आयनिक बॉन्ड बना नहीं पाएगा क्योंकि अपने आप से वो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, बहुत एनर्जी चाहिए। अगर तुमने यूट्यूब से पढ़ते हो, अगर यूट्यूब बोलेगा कि हर दिन आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा तभी यूट्यूब चलाओगे, थोड़ी ना चला पाओगे। यानी 1.5 लाख रुपया आप दोगे यूट्यूब में, इट इज़ इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। कार्बन बोला फिर रहने दो, तो हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये शेयरिंग करता है, एक
दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके कार्बन अपना वैलेंसी 8 मेंटेन करता है। तो कार्बन एबल टू शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विल बी 4। मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, एंड ये भी लिख देता हूँ, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन इज 4। 4 कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसे सीखेंगे 4 कोवैलेंट बॉन्ड को? आप लिख लिया कैसे 4 कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये कार्बन होता है, या तो हमने इसमें से सिंगल बॉन्ड कार्बन 4 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये कंडीशन है। या तो हमें ऐसे कर सकते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड रहेगा, टोटल बॉन्ड 4 हो गया कार्बन के पास। या तो हमें ऐसे कर सकते हैं, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो इधर से एक रहेगा, इधर से एक रहेगा। तो देख लो कार्बन या तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, या तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो अगर एक एक शेयरिंग करेगा तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, दो दो शेयरिंग करेंगे तो दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बनेगा, 3 शेयरिंग करेंगे तो दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बनेगा। 4 कभी शेयरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 शेयरिंग करने से कार्बन दूसरे साइड में अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, दूसरे साइड, क्योंकि वो कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही 3 कंडीशन है कार्बन का, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का, शेयरिंग करने का। टोटल चारों तरफ गिन लो, कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। 1 2 3 4, 1 2 2 4, 1 + 3 4। ये 3 को ये वाला कार्बन भी काउंटिंग करता है अपने के लिए, ये 3 को ये वाला कार्बन भी काउंटिंग करता है अपने लिए। तो जो ये वाला वो वाला दोनों काउंटिंग करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मान लो तुम्हारे मम्मी के बेटा हो या तुम्हारे पापा का, तुम कहोगे हम दोनों के। यहां पर मेल गैमेट स्पर्माटोजोआ, फीमेल गैमेट ओवा, दोनों के फ्यूजन में बच्चा बना है। तो बच्चा के ऊपर दोनों का राइट है, यानी बच्चा जो होता है दिस इज ए कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ फादर एंड मदर। एक तरीका से इसको बोला जा सकता है। एग्जैक्टली मान लो ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? एक इसका है, एक इसका है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये बोलता है ये हमारा बॉन्ड है, ये भी बोलता है ये हमारा बॉन्ड है। एग्जैक्टली इसी का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन इसलिए शेयरिंग करा, ना चारों इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। उसका रीजन मैंने बता दिया। इसी को बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। दिस concept, this phenomenon is called versatile nature of carbon. This phenomenon is called versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon मतलब कार्बन कोई एक बॉन्ड नहीं बनाता है बेटा। कार्बन 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 नहीं बनाएगा। तो ऐसे बॉन्ड जो बनाता है उसको बोलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर हमें यही चीज़ को एक होमवर्क क्वेश्चन जैसा दे के मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कहाँ पर मैंने गलत किया, सबसे बड़ी बात है। अब मैंने सिर्फ इतना बोला कार्बन का बैलेंस 4 है, कार्बन के चारों तरफ टोटल बॉन्ड 4 होगा, इतना ही। यही कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक क्वेश्चंस करता हूँ। एक क्वेश्चंस नंबर 1 में मैं कहूँगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली रिप्रेजेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली रिप्रेजेंट। अगर हम कैसे कहेंगे कि इनमें से कौन है जो गलत लिखा हुआ है, आप लोग गलत को पहले पहचानोगे। ऑप्शन ए में मैंने एक क्वेश्चन से लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक छोटा क्वेश्चन है।
तो बी नंबर पार्ट में हम लिखेंगे CH2CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने यही दो क्वेश्चन को पहले तुमको समझाता हूँ। ये दो क्वेश्चन जो मैं तुमको समझाऊंगा ये कैसे, इनमें से मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन है जो रॉन्गली रिप्रेजेंट किया गया है। रॉन्गली रिप्रेजेंट इनमें से कौन किया गया है। मैंने ए पार्ट को लिया। सबसे पहले बच्चा क्या करते हैं ना, पहले कार्बन को खोल खोल के लिखते हैं। ये कार्बन लिखा, बॉन्ड है, टोटल 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन रख दिया। हाइड्रोजन कितना पहला कार्बन में 3 है, तो इनको इस तरीक़ा से एक एक सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है। दूसरे में कितना हाइड्रोजन है, 2 है, एक नीचे कर दिया एक ऊपर कर दिया, बिल्कुल सही है। एक नीचे कर दिया एक ऊपर कर दिया। ये जो होता है बॉन्ड आ गया। 3 नंबर में क्या है ना, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन किधर भी लिख देंगे। इसमें भी 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन लिख दिया। जरा देखो चेक करो, जरा इसमें देखो चेक करो, कार्बन का वैलेंसी 4 कौन नहीं है। देखो इस कार्बन में, यानी अगर मैं इसको नंबरिंग करता 1 2 3 4 कार्बन हुआ, तो पहला कार्बन में टोटल बॉन्ड 4 नहीं है, 1 2 3 4 ये सेटिस्फाइड है। दूसरे में 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है। तीसरे में 1 2 3 4 5, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। ये वाला कार्बन नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है, बाकी सारा कार्बन सेटिस्फाइड है। आपको एक्सपांड करके लिखना आना चाहिए एंड चेक करना होगा कि कार्बन का वैलेंसी 4 ही होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ कैसे। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। देखो सिंगल बॉन्ड तो लगाना ही है, अदरवाइज कार्बन तो जुड़ेगा कैसे। अच्छा CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन है, नहीं बेटा 3 हाइड्रोजन है। अभी जो 3 हाइड्रोजन है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड दिया गया है। क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं है पॉसिबल। फिर इसमें से 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें से 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। अब बारी आता है कि कौन सही है। बेटा ये क्या सही है, बिल्कुल नहीं। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 4 5। क्या ये सही है ना, 1 2 3 4 5, ये भी गलत है। तो सिर्फ यही सही है, 1 2 3 4, तो ये सही है। तो तीनों पार्ट गलत था। कहने का मतलब तुम लोगों ने कार्बन के जो वैलेंसी होता है उसको पता करके कार्बन का 4 बॉन्ड को पहले सीख लेना चाहिए, अदरवाइज आगे गलत मलत नहीं करना। मैं इधर से 4-5 क्वेश्चन से होमवर्क देता हूँ जल्दी जल्दी करके, तो जो कर लेगा वो ठीक होगा। होमवर्क मैं अगर इधर से दूंगा लिखने के लिए, लिख लो। इधर मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। सपोज मैंने ऐसे दे दिया, इनमें से कहाँ पर गलत है तुम चेक करोगे। बेटा जहां पर जंक्शन है वहां पर कार्बन है, कंफ्यूज नहीं होना कि सारे अचानक इतना बड़ा दे दिया। जहां पर जंक्शन है वहां पर कार्बन है, पता ही होगा, आगे भी मैं सिखाऊंगा। चलो छोटा देता हूं एक बार। CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसमें सीख जाओगे। इसमें कैसे होगा, 2 नंबर पे। 3 नंबर क्वेश्चन देता हूँ, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। मुझे इसमें से बताना है कि कौन सा कार्बन जो है सैटिस्फाइड नहीं है, गलत लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन एटलीस्ट तुम लोग का होमवर्क है। अगर तुमको आता है तो ठीक है, अगर ये होमवर्क करोगे मुझे यूट्यूब में मैसेज कर देना। अगर करना है तो, नहीं करना है कोई बात नहीं, जिसको करना है वो कर सकता है, मैंने सही बता दूंगा। ओके। दूसरी बात ये है बेटा, क्या होता है ना, हमने कार्बन का वैलेंसी थोड़ा बहुत तो सीखा। हमारे टॉपिक के पास हम जाएंगे। टॉपिक ही हमारा क्या था, मैं पिछले लेक्चर को जाता हूँ
मैंने पढ़ा के आया वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मैंने वैलेंसी क्या बोला बच्चा? ना वैलेंसी 4 बोला, मैं ना बोला +4 ना बोला -4, मैंने बोला कि 4 ओनली 4। तो +4 -4 इज हार्डली अकर, डिफिकल्ट था, उसको एक्सप्लेन मैंने करा। अब हमें एक सबसे बड़ा बात होता है, इसमें से आता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो करेंगे, लिखोगे? लिख लिया? तो अच्छा, दूसरा जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी हमें 4 नंबर पे पढ़ते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। बच्चा कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे, सवाल एक एक क्लियर करके जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? द चैप्टर का नाम होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो तुम्हारे मन में सवाल पता नहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो एटलीस्ट एक सवाल आना चाहिए कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमें क्यों पढ़ा, हमारे पीरियडिक टेबल में हमें हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ा, हमारे पास हीलियम एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ा, लिथियम एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ा। पीरियडिक टेबल में प्रेजेंटली 120 एलिमेंट आ चुका है, बाकी किसी एलिमेंट के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, हमने कार्बन कंपाउंड क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये एक सवाल है। ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, किस लिए पढ़ते हैं, उससे पहले हमें कैटेनेशन पढ़ेंगे ना बेटा। कैटेनेशन का मतलब तो बताऊंगा ना, सबसे पहले आंसर में कह देता हूं कैटेनेशन क्या होता है, एंड कैटेनेशन की वजह से ही हमें कार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं, ये बात मैं लिखूंगा। कैटेनेशन का मतलब लिखो बेटे, कैटेनेशन मीन्स सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यू टू कार्बन हाज कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन लिख देता हूं, कार्बन एंड कार्बन हाज वेरी हाई सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाज वेरी हाई सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वेरी हाई सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। So we called maximum catenation property, maximum catenation property, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये जो कार्बन एंड कार्बन, सी हियर, कार्बन एंड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को हमको कितना एनर्जी देना पड़ता है? 380 किलोजूल पर मोल एनर्जी देना पड़ता है इस कार्बन को, कार्बन प्लस कार्बन बनाने के लिए। 348 ये सबसे ज़्यादा है, 348 किलोजूल जो एनर्जी है ये सबसे मैक्सिमम है सिंगल बॉन्ड को तोड़ने का, यानी कार्बन का सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ओके, ड्यू टू हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी मीन्स सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड सबसे ज़्यादा पूरे जितने भी एलिमेंट है उन सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 348 कार्बन का है। ड्यू टू मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी
कमा दिया मैंने। ड्यू टू मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन हैज ए टेंडेंसी टू कार्बन हैज ए टेंडेंसी टू make a chain of a compound, chain of a compound। ये सबसे शायद तुम्हारे बुक में शायद ये लिखा होगा चेन ऑफ अ कंपाउंड। टीचर तुम्हारे थोड़ा सा दूसरे तरीका से एक्सप्लेन करेंगे, वो भी सही होगा, लेकिन मेन कहानी जो मैंने बोला वो रियलिटी है। थोड़ा मैं हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज करा, लेकिन यही रियल है। ड्यू टू मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन हैज ए टेंडेंसी टू मेक ए चेन ऑफ अ कंपाउंड। ड्यू टू मैक्सिमम कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ड्यू टू मैक्सिमम कंपाउंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ compound, due to maximum number of compounds formed by carbon, so we studied carbon and its compound, we studied carbon and its compound। हम कार्बन एंड कंपाउंड इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, वर्साटाइल कंपाउंड बनाता है। वर्साटाइल मतलब अनलिमिटेड कंपाउंड बनाता है। इस अनलिमिटेड कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पढ़ना पड़ता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं वर्साटाइल नेचर, भी ये भी कैरेक्टर में आता है। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाया एक बार प्रीवियस को जाके देखता हूँ। पोजीशन, वैलेंसी कार्बन, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्टेनेशन प्रॉपर्टी बता दिया। कार्टेनेशन प्रॉपर्टी के वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पाता है, तभी हमें कार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड को। बाकी ये छोटे छोटे चीज रहा। अब इसका ऑकरेंस अब मैं दिखाना जा रहा हूँ बेटे। ऑकरेंस से कैसे देखेंगे, इसमें से मैंने अगर ऑकरेंस को लिया, क्या होता है ऑकरेंस ना बेटे। ऑकरेंस से मतलब ये कार्बन मिलता कहाँ है, रहता कहाँ है ना बेटे। कार्बन दो तरीका से मिलता है, या तो एलिमेंटरी कंडीशन पे मिलता है अकेला, या तो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में रहता है। मैंने लिखा कार्बन एग्जिस्ट इन मैंने ऐसे कर दिया, एग्जिस्ट इन एलिमेंटरी फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। बच्चा एलिमेंटरी फॉर्म के अंदर में जो कार्बन होता है वो 0.02% इन अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर में इतना रहता है तुम्हारे बुक्स के डाटा के हिसाब से। कार्बन कंबाइंड फॉर्म में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन 0.03% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर 0.03% गैसियस फॉर्म में। बाकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बाकी दुनिया भर का कार्बन कंपाउंड हो जिसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड करता है, ये सारे चीज तो कंबाइंड फॉर्म है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ोगे, 12th में थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे, तो इन सब चीज़ों में कार्बन कंबाइंड फॉर्म में रहता है। कंबाइंड फॉर्म में होल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका अनलिमिटेड है। बड़े बड़े बुक्स भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक एक चैप्टर में बुक भी है। यानी लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन ऑफ कंपाउंड्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। आपके बुक में तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेनॉल, मिथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड एंड
फॉर्मल्डिहाइड वगैरह जो कंपाउंड है वो सारे कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, यही है ऑकरेंस कार्बन के बारे में। और हमें इसके बाद पहले हमारा कंटेंट को जाएंगे, कन्फर्मेशन टेस्ट के बारे में चेक कर लेंगे, कार्बन किस में है किस में नहीं है, कार्बन किस में है किस में नहीं है। जब चेक करेंगे कन्फर्मेशन टेस्ट को हमें जाएंगे। बच्चा कन्फर्मेशन टेस्ट क्या होता है? कन्फर्मेशन टेस्ट, कार्बन का कन्फर्मेशन टेस्ट मतलब बेटा किसी भी चीज को आग लगा दो, जब उससे धुआं निकलेगा तो समझ लो कि उसके अंदर में कार्बन है। आग लगाने के बाद धुआं निकलेगा तो कार्बन है। मतलब आफ्टर बर्निंग ऑफ एनी कंपाउंड, if smoke is produced, then it is a indication that the compound should have carbon। मतलब क्या करेंगे कन्फर्मेशन टेस्ट में? आफ्टर बर्निंग if smoke produced then we called that compound must have a carbon। इवन हमें हमारा बॉडी किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, 5 एलिमेंट को लेकर बॉडी बनता है मेनली। इसी को पंचतत्व कहते हैं। चलो मैं आगे नहीं जाऊंगा, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन 5 एलिमेंट कार्बन है हमारे बॉडी में। हम भी जलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लकड़ को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, किसी भी चीज को जला देंगे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनता है तो उसमें कार्बन है। यही है कन्फर्मेशन टेस्ट। थोड़ा सा प्रीवियस को और जाएंगे, इसके बाद हमारा कंटेंट को हमें देख लेंगे लास्ट में। यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। बेटा यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन क्या होता है उसको हमें चेक करेंगे। अब लिखेंगे यूजेस। कार्बन का यूजेस क्या होता है? पहला यूज क्या होता है ना, कार्बन का यूज मतलब कार्बन यूज टू इन, कार्बन को मैंने सी लिखा, सी, कार्बन यूज टू इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो बैटरी कहते हो ना, केमिकल सेल आज कैथोड जैसा यूज होता है। एनोड भी होते हैं, जनरली हमें कैथोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड, इसका नाम होता है ग्राफाइट। एग्जाम्पल अगर हमें देंगे, एग्जाम्पल का नाम होगा ग्राफाइट, इसके नाम हो जाएगा ग्राफाइट ही बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसके वजह से हमें कार्बन को इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज करते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज करते हैं। और कार्बन को हमें कहाँ यूज करते हैं ना, कार्बन को जो फोटोकॉपी मशीन होता है, वो फोटोकॉपी मशीन के अंदर में जो कार्बन ब्लॉक होता है उसके द्वारा उसका इंक होता है, यानी कार्बन ऑल्सो यूज्ड इन फोटोकॉपी मतलब जो आपको जेरक्स बोलते हैं उसको बोलते हैं फोटोकॉपी। अब सवाल होता है कार्बन का यूजेस से थोड़ा सीखा, कार्बन का यूटिलाइजेशन, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन? बेटा बिना कार्बन में क्या हमको खाना मिलेगा? प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। मैं उसको लास्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि 3 नंबर पॉइंट में मैं लिखता हूँ कार्बन in the form of carbon dioxide taken by plant
टेकन बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है जिससे हमको खाना मिलता है। कार्बन, और 4 नंबर पॉइंट में लिखते हैं कार्बन इन कार्बन मोनोक्साइड, इसको बोलते हैं मोनोक्साइड, यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन, यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन में मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था, तो रिकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग। लेकिन कार्बन मोनोक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड इन द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आइसोलेशन ऑफ मेटल के लिए हमें कार्बन को यूज करते हैं। इस तरीका से हमने कार्बन का कुछ यूजेस बताया, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। तो हमारे लेक्चर नंबर 1 खत्म हो गया है। अब लेक्चर नंबर 2 जो है उसका कंटेंट क्या होता है? उसका कंटेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। एंड जो होमवर्क क्वेश्चन करोगे, मुझे अगर यूट्यूब में मैसेज करोगे तो आंसर दे दूंगा, नहीं करोगे तो भी अच्छा है, देख लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। एंड अगर इसको समझ जाओगे तो ये भी बेस्ट है। अगर कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, आप इसको भी भेज दोगे, वो इसको देखकर आपको भी पढ़ा सकते हैं। ओके बाय।